हेलो दोस्तों, फ्रीलांस स्टडीज आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटी को लेके प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आईएएस के एग्जाम में 2011 से लेकर 2022 तक, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे हम लोगों ने हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो पॉलिटी के क्वेश्चन है उसको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्वेश्चन, वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स ए प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि अगर किसी बिल को कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हमको लाना है तो सबसे पहले उसको राष्ट्रपति से उसकी सिफारिश होनी चाहिए, यानी पहले राष्ट्रपति उसकी सिफारिश करे तब जाके वो जो बिल है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को वो पेश होगा। दूसरा जो स्टेटमेंट है, व्हेन ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया it is obligatory for the president of India to give his her assent। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है ए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास बाय बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा बाय ए स्पेशल मेजोरिटी एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर ज्वाइंट सिटिंग। अब देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि कोई भी जो बिल है वो पास कैसे होता है, पासिंग प्रोसीजर उसका क्या मेंशन है, कितने तरीके से पास होता है। जैसे कि हमारे यहाँ बिल जो होते हैं वो तीन तरह के बिल होते हैं, एक स्टैट्यूटरी बिल होते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होते हैं और एक सामान्य से बिल होते हैं। तो हमारे यहाँ जो बिल होते हैं उसको पास करने के अलग अलग तरीके हैं, तो उसके बारे में हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि कौन सा जो बिल है वो किस तरीके से पास होता है, कहाँ पे उसको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, कहाँ पे उसको नॉर्मल जो मेजोरिटी है उससे काम चल जाता है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला जा रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट एबव इज आर करेक्ट। देखिए मैं आपसे बार बार वीडियो में बताता हूँ कि करेक्ट और इनकरेक्ट पर आपको बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि ये आपके आंसर को अगर आप जानते भी होंगे तो भी आपको गलत कर सकता है अगर आपने इस चीज को सही से न पढ़ा। अब पहला स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स विज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्यूटी मिनिस्टर। तो यहाँ पर आपको पहले स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो हमारे देश में जो मंत्री होते हैं उनको संविधान में 4 रैंक्स में क्लासिफाई किया है और ये चारों आपको नाम यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहे हैं। दूसरे स्टेटमेंट में ये बोला है कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इन द लोकसभा। यहाँ पर बोला जा रहा है जो केंद्र सरकार है, जो दिल्ली में बैठती है सरकार, जिसके अभी आम चुनाव होने वाले हैं 2024 में, प्रधानमंत्री के जो चुनाव होते हैं उसमें जो गवर्नमेंट बनती है यूनियन गवर्नमेंट, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर वो 15% से ज्यादा नहीं हो सकते जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं। यानी लोकसभा के टोटल नंबर ऑफ मेंबर जितने भी हैं उसके 15% से ज्यादा ये नहीं हो सकते। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि हमारे यहाँ जो मिनिस्टर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल प्रोविजंस हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि मिनिस्टर्स के बारे में क्या बोला है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में क्या बोला है, 0 आवर, क्वेश्चन आवर, इस तरह की जो स्पेशल चीजें हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। यहाँ पर लोकसभा के स्पेशल पावर क्या है, एक्सक्लूसिव पावर क्या है, यानी कि सिर्फ लोकसभा को शक्तियां प्राप्त है, राज्यसभा को नहीं है। ये इसके ऊपर क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, कि इमरजेंसी जब डिक्लेयर की जाती है तो उसको रेटिफाई करने का काम जो है वो सिर्फ लोकसभा कर सकती है। दूसरा स्टेटमेंट है कि टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तीसरा स्टेटमेंट है टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं और पूछा है कि जो लोकसभा की एक्सक्लूसिव पावर्स है वो इनमें से कौन कौन सी है और इसमें से जो भी है उसका करेक्ट आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि जो लोकसभा की पावर्स है, लोकसभा की है, राज्यसभा की है, ठीक है, इसी तरीके से प्रेसिडेंट की जो पावर्स हैं और
ये जो हमारे गवर्नर्स होते हैं उसकी पावर्स हैं, ये सारे जो इनमें डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज होती हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं प्लस सिमिलैरिटीज होती हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ इनकी जो खासियत क्या है और इनमें जो बातें मिलती हैं और जो प्रोविजंस मिलते हैं और जो इनकी शक्तियां मिलती हैं, वो सारी बातें आपको पता होना चाहिए और कहाँ वो डिफर करती हैं। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि द लॉ स्पेसिफाइज दैट ए नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 6 months ऑफ बीइंग अपॉइंटेड टू द हाउस। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू डिसाइड ए डिफेक्शन केस। तो एंटी डिफेक्शन केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मेंस में भी सवाल आते हैं और प्री में आपको सवाल सामने आपके मौजूद है, ठीक है। मेंस और प्लस प्री दोनों में ये सवाल आते हैं। और देखिए इसके प्रोविजन हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले तो ये कौन शेड्यूल में आता है, शेड्यूल आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ कितने शेड्यूल हैं और किस शेड्यूल में क्या बोला गया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो हमारे यहाँ अमेंडमेंट होते हैं, अमेंडमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा अमेंडमेंट किस चीज़ के बारे में है और कब हुआ था। उसके बाद कौन सा जो हमारे जैसे फंडामेंटल राइट्स में कौन कौन सी चीज़ शामिल है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, डीपीएसपीज हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या एक्सेप्शंस है, ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर ये सवाल है कि जो लोकसभा के जो डिप्यूटी स्पीकर हैं उनके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट हैं, आप बताइए उनमें से कौन कौन सही है। पहला स्टेटमेंट है, एज पर द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच एज द स्पीकर में फिक्स। दूसरा स्टेटमेंट है, देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट एज डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम ईदर द प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी और द रूलिंग पार्टी। और तीसरा जो स्टेटमेंट है कि द डिप्यूटी स्पीकर हैज द सेम पावर एज ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट हिज रूलिंग्स। तो यहाँ पर देखिए आपको जो मेन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है वो है डिप्यूटी स्पीकर के ऊपर ये सवाल है, ठीक है। और इसमें पूछा गया है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा में है उसके अनुसार क्या क्या इसमें डिप्यूटी स्पीकर के पास पावर है। तो डिप्यूटी स्पीकर जैसे कि एक एक्सेप्शनल पोस्ट है, जल्दी न्यूज में रहता नहीं है, न्यूज में रहता भी तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि जब लोकसभा या राज्यसभा की जब वर्किंग चलती रहती है, जैसे कोई बजट सेशन या फिर मानसून सेशन चलता रहता है, बजट यानी सेशन में रहता है, सॉरी बजट नहीं, संसद जो हमारी सेशन में रहती है, तो उस समय कभी आप देखेंगे ध्यान से या न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें जो अध्यक्ष का नाम आता है तो कभी उपाध्यक्ष का नाम आता है जो कि उस समय प्रिसाइड कर रहे होते हैं। तो दोनों ऑफिसेज हैं हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन की, लोकसभा में भी 2 होंगे, जैसे कि राज्यसभा में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन है, उसी तरीके से लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है, उनमें क्या क्या पावर्स होती हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। कोई भी ऑफिस हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि यूपीएससी के बारे में पूछा जा सकता है, यूपीएससी के मेंबर या फिर जेपीएससी और स्टेट पीएससी, स्टेट पीएससी, इनमें क्या क्या अंतर है, इनके मेंबर्स, इनके चेयरपर्सन, इनके बारे में पूछ लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में क्या क्या अंतर है और सिमिलैरिटीज हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर मैं आपको पहले बता ही दिया है, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें चौथा स्टेटमेंट भी है, दे ऑल एस्टेब्लिश्ड The well-established parliamentary practice regarding the appointment of deputy speaker is that the motion is moved by the speaker and duly seconded by the prime minister। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस डिप्यूटी स्पीकर का क्या क्या काम होता है, वो कैसे काम करता है, सारी प्रोसीजर्स और उसके पावर्स के ऊपर ये सवाल आपको पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं 2021 का क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिख रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है, in India there is no law restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies। दूसरा जो स्टेटमेंट है आपको है, in 1991 Lok Sabha election Sri Devilal contested from 3 Lok Sabha constituencies। तीसरा जो स्टेटमेंट है, as per the existing rules if a candidate contest in one Lok Sabha election from many constituencies her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him her in the event of him her winning in all the constituencies। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो
केस है क्या है कि कोई भी जो एमपी है या एमएलए है वो एक से ज्यादा सीट पे चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि अभी मोदी जी की बात कर लिया जाए या फिर राहुल गांधी की बात कर ली जाए, तो जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी इसके उदाहरण आप बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, एक से ज्यादा सीटों पे अपने चुनाव लड़े लोकसभा वाले, ठीक है। जैसे कि राहुल गांधी अमेठी से भी लड़े थे, फिर वहां केरल से भी लड़े थे, वायनाड से। उसके बाद जो नरेंद्र मोदी है वो गुजरात से भी लड़ते हैं और हमारे यूपी में बनारस से भी लड़ते हैं। उसी तरीके से जो हमारे केजरीवाल जी हैं उन्होंने भी शायद गुजरात से लड़ा था चुनाव और साथ साथ वाराणसी से चुनाव लड़ा था। तो ऐसा प्रोविजंस है हमारे यहाँ, तो उसी के ऊपर ये सवाल पूछा गया है। तो ऐसा जब भी आपको देखने को मिले तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। वैसे भी हमारे सिलेबस में जो मेंशन है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ये साफ साफ मेंशन है, तो इसके ऊपर जो भी सवाल आएंगे तो वो हमारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। 2020 का क्वेश्चन है, राज्यसभा इज इक्वल पावर्स विद लोकसभा इन। जैसे मैंने आपको बताया कि राज्यसभा के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, राज्यसभा और लोकसभा। उसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर मैंने बताया, फिर गवर्नर के ऊपर बताया मैंने, स्पीकर के ऊपर पूछा गया, डिप्यूटी स्पीकर के ऊपर पूछा गया। उसी तरीके से आपको आगे सुप्रीम कोर्ट पे पूछा जा सकता है, हाई कोर्ट पे पूछा जा सकता है। जो भी सिमिलैरिटी जो अंतर है उसके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द रिमूवल ऑफ द गवर्नमेंट, और चौथा मेकिंग कट मोशंस, ठीक है। तो राज्यसभा की जो पावर है लोकसभा से कब बराबर होती है, इन मामलों में ये उसके ऊपर सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू द फंड्स अंडर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंटल स्कीम, जिसको शॉर्ट में एमपी लैट्स बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर एक स्कीम है, उसके अंदर जो फंड दिए जाते हैं उसके ऊपर ये सवाल है। 4 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि एमपी लैट्स फंड्स मस्ट बी यूज्ड टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन ईटीसी। दूसरा है कि a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST populations। और तीसरा है MP LADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year। चौथा स्टेटमेंट है the district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year। अब देखिए यहाँ पर MP LADS स्कीम के ऊपर सवाल है। तो ये कोरोना काल में क्या हुआ था कि ये एमपी लैट्स स्कीम को सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि कुछ सालों के लिए रोक दिया गया था। तो जिसके चलते जो एमपी को पैसे मिलते थे इस स्कीम के अंतर्गत तो वो मिलने बंद हो गए थे। तो इसलिए ये न्यूज में आया था, तो इसके ऊपर सवाल पूछ लिया गया है। और उस समय ये स्कीम बहुत चर्चा में आई थी, तो इसलिए ये सवाल पूछा गया है। तो हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर को। तो इसके जो प्रोविजंस है इसके ऊपर ये सवाल है। तो कोई भी स्कीम अगर न्यूज में आए तो आपको उसके प्रोविजंस को अच्छे से ध्यान में रखना, उसमें क्या क्या एक्सेप्शन है, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है वो है ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच। अब देखिए यहाँ पर ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो उसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अपने उसमें कुछ उसके सैलिएंट फीचर्स हैं, और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म है उसमें अलग उसके सैलिएंट फीचर्स हैं जो कि एक दूसरे से दोनों को अलग बनाते हैं। तो उसके ऊपर ही सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। और चौथा है द गवर्नमेंट इज चोजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स्ड टर्म। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी यूनिक चीज दिखे और बिल्कुल सिमिलर जैसा हो और उसमें अंतर भी हो, तो उसके ऊपर सवाल आपको बनने के बहुत सारे चांसेस है। जैसे कि अभी अभी आपको मैंने बताया था गवर्नर के केस में, फिर सुप्रीम कोर्ट के केस में, फिर उसके बाद यूपीएससी और स्टेट पीएससी के केस में, फिर आपको जो आप बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन है, और उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन भी होते हैं, उसके पावर्स के रिगार्डिंग जो भी उसमें सिमिलरिटी जो अंतर है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए प्लीज उसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। हाँ, ये जो पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है ये एकम आईएएस की वेबसाइट से लिया गया है और बिल्कुल हूबहू उसी को उतार दिया गया है। प्लीज आप जो इसको क्रेडिट देना चाहें तो इसको क्रेडिट आप एकम आईएएस को देख सकते हैं। इसके वेबसाइट से अगर आपको क्वेश्चन अगर देखने को आपको ये जो पीडीएफ चाहिए तो इनके वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने मेंस के ऊपर भी सवाल बनाए हैं सेग्रीगेट करके।
चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। इसमें से ये पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। मैं सबसे पहले यही देखता हूँ, करेक्ट और इनकरेक्ट मैं सबसे पहले देखता हूँ। पहला जो स्टेटमेंट है वो ये है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन ए सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट विच एट सच प्लेस एज ही शी थिंक्स फिट। दूसरा जो स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट इन ए ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशंस। और तीसरा जो स्टेटमेंट है, देयर इज नो मिनिमम पावर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन ए ईयर। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि जब सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का तो उसके ऊपर ये सवाल है। इसमें ये बोला गया है कि जो समन करने का पावर किसके पास है। फिर उसके बाद ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि समन का है तो प्रोरोग करने का अधिकार किसको है, और उसमें भी जब प्रोरोग किया जाता है और कभी कोई एंड कर दिया जाता है, तो ये सारे जो टर्म्स आते हैं उसमें आपको लक्ष्मीकांत में बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा कि कैसे जब सेशन बुलाया जाता है तो किस तरीके से बुलाया जाता है, उसमें कौन कौन सा टर्म यूज हो रहा है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। और उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, एक बार में कितने दिन तक चल सकता है, एक साल में कितनी बार बुलाया जा सकता है, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। कहते हैं 2019 के क्वेश्चन पे पहला जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है वह है, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट की, यानी हिंदी में बोले तो विधान परिषद, तो उसके ऊपर ये सवाल है। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि द गवर्नर मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। दूसरा जो स्टेटमेंट है, व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो देखिए मैं तो इतनी जल्दी से पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप जब भी पढ़ें तो बिल्कुल स्थिर से पढ़ें, आप वीडियो को पॉज कर करके पढ़ें, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। अगर मैं इस तरीके से धीरे धीरे पढ़ने लगूंगा तो ये जो क्वेश्चन है, फिर ये जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी से हम इसको कर रहे हैं ताकि आपको जो है वो जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए। लेकिन आपको जब पहली बार पढ़ेंगे दूसरी बार पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। बाद में इसको रिवाइज करने के लिए आप ईयरफोन लगा के इसको आराम से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि द एबव मेंशन एक्ट वाज अमेंडेड 5 टाइम्स। और तीसरा जो है, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको 3 जो स्टेटमेंट है वो देखने को मिल रहा है। पूछा गया इनमें से कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, ठीक है। ये एक एक्ट का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959। इसमें क्या क्या एग्जेम्पशन है इसके ऊपर सवाल है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि एग्जेम्पशन के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस आता है यूपीएससी का, तो हमें उस चीज को ध्यान में रखना है। देखिए कितनी बार अमेंड किया गया ये पूछा गया है। उसके बाद ये पूछा गया कि ये टर्म जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है या नहीं है। जैसे कि कुछ टर्म्स है जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, इसमें पूछा गया है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, ठीक। जीरो आवर आप नाम सुना होगा, जीरो आवर। इसके बाद और भी कई सारे टर्म्स हैं जैसे कि कैबिनेट हो गई, कैबिनेट जो टर्म है। तो ये जो सारे टर्म है इसके ऊपर कंफ्यूजन है कि ये सच में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है या नहीं। तो ये सारी आपको बातें पता होना चाहिए। कोई बहुत ही ज्यादा फेमस एक्ट है जो कि न्यूज में रहा है तो कितनी बार अमेंडमेंट हुआ, अगर ये आपको जानने को मिले तो उसको याद कर लीजिएगा। और उस किसी भी एक्ट में क्या क्या एग्जेम्पशन है उसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट जो 2018 का क्वेश्चन है उसके ऊपर। पहला जो आपको देखने को मिल रहा है उसमें लिखा गया 3 स्टेटमेंट। पूछा गया कि इनमें कौन कौन से करेक्ट हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है वह है, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्र पार्टी। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इन द लोकसभा लीडर ऑफ द अपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1969। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि इन द लोकसभा इफ द पार्टी डज नॉट हैव ए मिनिमम of 75 members, its leader cannot be recognized as the leader of the opposition। यहाँ पर देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन और अपोजिशन पार्टी के ऊपर सवाल है कि अपोजिशन पार्टी, पहले स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो पता चलेगा कि जो इसमें आपको फैक्ट के ऊपर सवाल है कि पहली लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी अपोजिशन में। तो ये फैक्ट है क्योंकि आपको किताबों में मिलेगा, तो ये आपको इस तरीके के फैक्ट मिले तो आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि पहली गैर कांग्रेसी जो सरकार कब बनी, ये सारे जो फैक्ट्स हैं। पहली बार सरकार कब गिरी, ये सारी, जैसे कि पहली बार आपातकाल कब लगा, कौन सा आपातकाल अब तक नहीं लगी, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। इन द लोकसभा ए लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मैंने जैसे आपको बताया कि फर्स्ट टाइम जब भी कुछ होता है तो उसके ऊपर सवाल बनने के चांसेस होते हैं।
तीसरा स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि अगर किसी पार्टी के पास 75 मेंबर नहीं है लोकसभा में तो उसके लीडर को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पे। तो क्या ये सही है या नहीं है? तो जो भी प्रोविजंस है वो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, with reference to the President of India, which of the following parliamentary committees scrutinizes and reports to the House whether the power to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution of delegated by the President are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation। अब देखिए इसमें ये बोला गया है कि पार्लियामेंट, जो इंडिया के पार्लियामेंट की बात करें यानी हमारा के जो संसद है उसकी बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी पार्लियामेंट्री कमेटीज पाई जाती हैं, ठीक है। इसमें दो तरह की कमेटीज होती हैं, जैसे कि आपको एक एडहॉक होती है, और एक होती है जो कि डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी होती है, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, एक एडहॉक होती है और एक स्टैंडिंग कमेटीज होती है। ये होती है टेम्पररी, यानी किसी खास चीज के लिए बनाई गई है और जब वो पर्पज पूरा हो जाता है तो ये डिसॉल्व हो जाती है, जबकि ये हमेशा चलती रहती है, ठीक है। ये कभी डिसॉल्व नहीं होती। नहीं, उसी के ऊपर सवाल है कि इनमें से कौन सी जो स्टैंडिंग कमेटी है तो उसका, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, कौन सी जो कमेटी है उसका जो काम है वो है विदर द पावर टू मेक रेगुलेशंस, रूल्स, बायलॉज, सब रूल्स, और ये सारी जो पावर्स हैं उसको दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 कमेटीज के नाम है, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस, कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस, रूल्स कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। तो कौन सी कमेटी का क्या यहाँ पर फीचर है वो आपको पता होना चाहिए। कमेटीज के ऊपर सवाल प्रीलिम्स में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, अगर ये न्यूज में रह गए तो आपको मेंस में भी पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। थोड़ा सा पानी पी लो भाई, आप लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर मनी बिल के ऊपर सवाल है, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है। इस चीज के ऊपर आपने ध्यान दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए आप, क्योंकि इसमें बहुत लोग फंसते हैं। इसमें चूंकि हाईलाइट कर देती है यूपीएससी तो बहुत अच्छी बात है हम लोग के लिए, लेकिन हाईलाइट नहीं करेगी। जिस दिन उसने करना बंद कर दिया उस दिन हमारे लिए, जिनकी आदत नहीं होगी इस चीज को देखने की, उनके लिए मुसीबत हो सकती है। एक एक नंबर की यहाँ पर बात होती है जहाँ से लोग बाहर हो जाते हैं, 0.25 नंबर से बाहर हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है बात। पहला आपको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है वो है, ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिलेटिंग टू इम्पोजिशन, एबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। यहाँ पर बोला गया है कि मनी बिल का जो कब किसी बिल को मनी बिल माना जाएगा, तो मनी बिल के डिफिनेशन के ऊपर ये सवाल है, ठीक है। मनी बिल के जो डिफिनेशन है उसके ऊपर ये सवाल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि मनी बिल हैज प्रोविजंस फॉर द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो मनी बिल में क्या किस चीज के, किस फंड के जो कस्टडी है उसके प्रोविजन की बात की गई है, ये सवाल है। तो मनी बिल से ही ये स्टेटमेंट है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है, ए मनी बिल इज कंसर्न्ड विद द अप्रोप्रिएशन ऑफ मनीज आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो मनी बिल से रिलेटेड पहले तो इसको डिफिनेशन के बारे में पूछा गया है, उसके बाद तो बाकी जो 2 स्टेटमेंट है उसमें क्या पूछा गया है, प्रोविजंस के ऊपर सवाल पूछा गया है। तो हमारे लिए दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कोई भी एक्ट पढ़े या फिर कोई भी चीज को पढ़े उसकी डिफिनेशन को जान ले, उसके बाद उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं चौथे नंबर जो क्वेश्चन है उस पर। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। The Speaker of Legislative Assembly shall vacate his her office if she ceases to the member of the assembly। यहाँ पर ये बोला गया है तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो स्पीकर हैं shall vacate his her office, यानी कि वो जो ऑफिस वैकेट करते हैं, कब वैकेट करते हैं, तो उसमें एक केस दिया गया है कि if he or she ceases to the member of the assembly, यानी कि वो असेंबली के मेंबर नहीं रह जाते तो वो उनको है स्पीकर का जो सीट है वो खाली करना पड़ेगा। क्या ये सही है? इसमें देखिए करेक्ट के ऊपर ये पूछा गया है, करेक्ट के ऊपर। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि whenever the legislative assembly is dissolved the speaker shall vacate his her office immediately। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होती है तो स्पीकर को तुरंत अपना सीट जो है वो खाली कर देना चाहिए। तो जो स्पीकर है उसके ऊपर ये सवाल है, तो स्पीकर के क्या क्या कैसे अपॉइंटमेंट होती है, स्पीकर के तो क्या बात याद रखनी है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है,
अपॉइंटमेंट कैसे होती है और वो उसको हटाया कैसे जा सकता है, रिमूवल, उसकी पावर्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। और डिफरेंसेस और जो सिमिलैरिटीज है मैंने आपको बताया था, वॉइस स्पीकर से, डिप्यूटी स्पीकर से, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो 17 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। द मेन एडवांटेज ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज दैट, यहाँ पर ये बोला गया है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका सबसे मेन जो एडवांटेज है वो क्या है। आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। कि पहला है कि द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, यहाँ पर ये बोला गया है जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव है वो अलग अलग वर्क करते हैं ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। अब देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके ऊपर 2 बार सवाल पूछे गए हैं। मैंने इससे पहले इसी लेक्चर में आपको बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दोनों में अंतर कर पाए, ठीक है। और फिर से ये आपको सवाल इस तरीके का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे पूछा गया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बेसिक जो डिफरेंसेस होती है, सिमिलरिटीज होती है वो हमें पता होनी चाहिए। अब देखिए इसमें आपको 4 स्टेटमेंट क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट है द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, दूसरा है कि इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी एंड इट इज मोर एफिशिएंट, और तीसरा है द एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेचर, और चौथा है द हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन। ये आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर ये सवाल, तो हमने ये इसको डिस्कस किया। दूसरे स्टेटमेंट पे चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थ्रू। अब देखिए जो हमारे संसद है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर कैसे जो कंट्रोल है वो कैसे करती है, इसके ऊपर सवाल है। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट है, पहला है एडजर्नमेंट मोशन के थ्रू, दूसरा है क्वेश्चन आवर के थ्रू, और तीसरा है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के ऊपर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के थ्रू। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो उसके ऊपर सवाल है। तो मैंने इसे आपको बताया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या कैबिनेट मिनिस्टर है या फिर जो पार्लियामेंट में कैसे कैसे काम होते हैं, उसमें जो रूल्स वगैरह होते हैं, रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, रूल्स और जो क्वेश्चन आवर होते हैं, 0 आवर होते हैं, इस तरह की जो सारे आप टर्म्स देखते हैं तो किस तरीके से पार्लियामेंट में काम होते हैं उसके ऊपर सवाल है। तो प्लीज इस चीज को अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और साथ साथ मैंने आपको जैसे बताया कि टर्म्स के ऊपर सवाल आते हैं, जैसे कि यहाँ पर एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, सारी बातें आपको पता हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट से वो करेक्ट है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है ए प्राइवेट मेंबर्स बिल इज अ बिल प्रेजेंटेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हु इज नॉट इलेक्टेड बट ओनली नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि रिसेंटली a private members bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history। यहाँ पर आपको 2 स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। ये बोला गया है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, जिसको नॉमिनेट किया गया है प्रेसिडेंट के द्वारा, ना कि इलेक्ट किया गया है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि हाल ही में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास किया गया पार्लियामेंट में जो कि पहली बार हुआ। तो 2 स्टेटमेंट है और प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर सवाल है, तो प्लीज आपको इस चीज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, पब्लिक बिल क्या होता है, ये सारी आपको अंतर इसमें पता होना चाहिए। पब्लिक बिल क्या होता है, ठीक है, प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 स्टेटमेंट आपको देखने को मिले। पहला है इन द इलेक्शन फॉर लोक सभा और स्टेट असेंबली द विनिंग कैंडिडेट मस्ट गेट एट लीस्ट 50% ऑफ द वोट्स पोल्ड टू बी इलेक्टेड। दूसरा जो स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन लोकसभा द स्पीकर्स पोस्ट गोज टू द मेजॉरिटी पार्टी एंड द डिप्यूटी स्पीकर्स टू द ऑपोजिशन। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो कैसे किसी कैंडिडेट को इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और दूसरे में ये पूछा गया है कि जो स्पीकर का जो पोस्ट होता है वो किसको मिलता है, वो मेजोरिटी पार्टी को मिलता है, और जो डिप्यूटी स्पीकर का जो पोस्ट है वो ऑपोजिशन को मिलता है। वो जो ये प्रोविजन है वो इसमें लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत क्या क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनुसार कौन से जो रूल्स है वो चल रहे हैं पार्लियामेंट में, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। फिर साथ ही साथ जो हमारे यहाँ जो पार्टी चुन के जाती है इलेक्शन में, तो उनका जो परसेंटेज होता है
वो कैसे डिसाइड होता है कि उन्होंने कितना किस तरीके से उनका चुनाव हुआ है। उसके बाद आपने नाम सुना होगा कि नेशनल पार्टीज होती हैं, स्टेट पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उनमें कैसे, उनमें क्राइटेरिया क्या है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय। यहाँ पर बोला गया है कि जब लोकसभा के इलेक्शन चल रहे होते हैं या शुरू होने वाले होते हैं, तो उसमें जो नॉमिनेशन पेपर जो फिल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको पहला स्टेटमेंट है कि एनीवन रिसाइडिंग इन इंडिया, दूसरा है ए रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनशिप फ्रॉम विच द इलेक्शन इज टू बी कॉन्टेस्टेड, तीसरा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, चौथा है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए जो नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जाता है वो किसके द्वारा फाइल किया जा सकता है, इसके ऊपर सवाल है। तो उसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि लोकसभा का जब पूछा गया तो राज्यसभा के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसमें क्या क्या आपको, कौन उसमें लड़ सकते हैं चुनाव, उसका क्राइटेरिया है, कैसे नॉमिनेशन पेपर भर सकते हैं, और उनमें कौन कौन से, जैसे कि राज्यसभा की पावर्स क्या होती हैं, लोकसभा की पावर्स क्या होती हैं, इसी तरीके से असेंबली की पावर क्या होती है, और जो काउंसिल होती है उसकी क्या पावर होती है, क्या क्या एक्सेप्शंस होते हैं, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी करेक्ट है। ठीक है, पहला है कि बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस ऑन इट्स प्रोरोगेशन, दूसरा है कि ए बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा व्हिच हैज नॉट बीन पास्ड बाय लोकसभा शैल नॉट लैप्स ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा। अब देखिए, जैसे कि आपको दो स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, पूछा गया है कि जो लोकसभा में बिल पेंडिंग होते हैं वो कब लैप्स करते हैं, और जो राज्यसभा में जो बिल पेंडिंग होते हैं वो कब लैप्स करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट मुद्दा होता है हमारे यहाँ, जो संसदीय जो प्रणाली है उसमें जब बिल पास किए जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि बिल अभी अभी पेश किया गया था, पता चला कि बजट सेशन या मॉनसून सेशन, वो जो भी सेशन चल रहा था वो खत्म हो गया, तो इसके चलते बिल लैप्स करेगा या फिर रहेगा अगले सेशन में, वो चीजें आपको पता होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो है कि द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the। अब यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी कानून के, किसी भी आइटम के ऊपर कानून बना सकती है नेशनल इंटरेस्ट में, अगर वो रेजोल्यूशन जो है वो पास किया जाता है। उसमें जो पास किया जाता है किसके द्वारा, पहला ऑप्शन है लोकसभा बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, दूसरा है कि लोकसभा बाई ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, तीसरा है राज्यसभा बाई ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप, और चौथा है राज्यसभा बाई ए मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। आपको ये सवाल पूछा गया है कि जो पार्लियामेंट को स्टेट लिस्ट के किसी भी आइटम के ऊपर कानून बनाना है तो वो कैसे बना सकती है, उसके लिए क्या रेजोल्यूशन में पास किया जाता है, तो रेजोल्यूशन का क्या उसका प्रोविजन है, कैसे पास किया जाना चाहिए, ठीक है, और किसके द्वारा किया जाना चाहिए, इसके ऊपर सवाल है। तो 15 के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहला जो स्टेट क्वेश्चन है इसका, तो कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर हमें सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट है the legislative council of a state in India can be larger in size than half the legislative assembly of that particular state। दूसरा स्टेटमेंट है कि the governor of a state nominates the chairperson of legislative council of that particular state। यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि जो स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उस स्टेट की, उसके आधे से ज्यादा हो सकती है, आधे यानी कि मान लीजिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा है किसी भी, जैसे मान लिया उत्तर प्रदेश, तो उसमें मान लिया कि आपको 500 सीट्स हैं, तो 500 सीट्स में से 250 जो सीट होगी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली होगी, यानी 250 प्लस हो सकती है। तो क्या ऐसा है। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि द गवर्नर ऑफ स्टेट नॉमिनेट्स द चेयरपर्सन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो गवर्नर जो है वो किसी स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो चेयरमैन अपॉइंट करता है या नॉमिनेट करता है वो गवर्नर करता है। तो दोनों मैंने आपको जैसे बताया कि गवर्नर क्या पावर होती है, इसके ऊपर सवाल आते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या अंतर होता है, वो सारी बातें आपको पता ही थी, तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, देयर इज ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज द, यहाँ पर बोला गया है कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनाया है इसमें क्या होता है, प्रोविजन के ऊपर सवाल है। अब देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर आपको तीसरा क्वेश्चन है, ये इसी वीडियो लेक्चर में देखने को मिल रहा है।
पहला स्टेटमेंट है लोकसभा इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, दूसरा है पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा है राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व और चौथा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पांसिबल टू द लोकसभा। अब देखिए आपको यहाँ पर चार स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं और पूछा है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या प्रोविजन है। तो आपको सीधे सीधे मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको रिपीट करने से आपको फायदा नहीं है, तो आप प्लीज अगर आपको फिर से याद करना हो तो पीछे जाकर रिवाइंड करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, पूछा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है तीसरे क्वेश्चन में कि द राज्यसभा हैज नो पावर ईदर टू रिजेक्ट और टू अमेंड ए मनी बिल। दूसरा स्टेटमेंट है द राज्यसभा कैन नॉट वोट ऑन द डिमांड्स फॉर ग्रांट्स और तीसरा है द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो राज्यसभा की क्या पावर्स हैं, किसके ऊपर पावर है, किसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर सवाल है, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे कि राज्यसभा के बारे में पूछा गया है तो लोकसभा के बारे में पूछा जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है कि उनकी क्या क्या पावर्स है और डिफरेंसेस है, वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन अ बिल इज रिफर्ड टू अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इट हैज टू बी पास्ड बाय द। यहाँ पर ज्वाइंट सीटिंग जब होती है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर ये सवाल है कि जब वहां पर बिल पेश किया जाता है तो उसको पास कैसे किया जाता है वहां पर। पहला स्टेटमेंट है ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, दूसरा है कि 3/4 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तीसरा है 2/3 मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज एंड चौथा है एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। तो चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इनमें कौन कौन सही है आपको पता होना चाहिए। तो ज्वाइंट सीटिंग जब भी होती है तो आपको उसके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए कि कब कब ज्वाइंट सीटिंग बुलाई जा सकती है, किस चीज के लिए बुलाई जा सकती है, किस चीज के लिए नहीं बुलाई जा सकती, ये सारी आपको चीजें पता होनी चाहिए। 2014 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मैंने आपको जैसे बताया कि पार्लियामेंट में दो तरह की कमिटी होती है, एक स्टैंडिंग और एक एडहोक। एडहोक जो कि परमानेंट नहीं होती है और ये हमेशा परमानेंट होती है। यहाँ पर आपको चार कमिटियों के नाम है, कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, कमिटी ऑन एस्टिमेट्स, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स और कमिटी ऑन पिटीशंस। ये बोला गया है कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है। तो कमिटीज का क्या क्या जैसे कि काम है, कमिटी में क्या क्या कौन कौन से जो मेंबर्स बन सकते हैं, लोकसभा से कितने मेंबर हैं, राज्यसभा से कितने मेंबर हैं, उस कमिटी का काम क्या है, वो रिपोर्ट अपना किसको देती है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं, किस लोकसभा से होते हैं या राज्यसभा से होते हैं या फिर रूलिंग पार्टी से होते हैं या फिर ओपोजिशन पार्टी से होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया। देखिए फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर सवाल है, पूछा गया है देयर इज नो मेंशन ऑफ ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ कुछ टर्म जो है उसके ऊपर सवाल पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन है, 0 आवर है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, कैबिनेट है, ये सारे टर्म्स के ऊपर डाउट है कि इनका सवाल, इनका जो मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत है या नहीं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरा है कि मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा ओनली। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ये इसके ऊपर सवाल है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी चीज के बारे में कोई भी स्पेशल बात बोली जा रही हो वो आपके बात पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 13 का क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर फिर से आपको देखिए कमेटी के ऊपर सवाल है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। तो मैंने आपको जैसे बताया था कौन सा कमेटी है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ है, उसमें कौन से मेंबर होते हैं, लोकसभा से कितने होते हैं, राज्यसभा से कितने होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है उस कमेटी का, और उस कमेटी जो रिपोर्ट है वो अपनी किसको देती है, उस कमेटी में जो मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं और चेयरपर्सन कौन होते हैं, किस रूलिंग पार्टी से या फिर ओपोजिशन पार्टी से बनाए जाते हैं, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिल रहा है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के ऊपर सवाल है। पहला स्टेटमेंट है कि द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 25 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। दूसरा है स्क्रूटनाइजेस अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है एग्जामिन्स द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने जैसे आपको बताया उसके ऊपर आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, ये बिल्कुल सही उसी तरीके से बैठेगा। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज एम्प्लॉयड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है उनमें से जो कौन से प्रिंसिपल आपको यहाँ पर अप्लाई देखने को मिलती है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कौन कौन से मेन प्रोविजंस है उसके ऊपर आपको बहुत अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए। आपको इसी वीडियो लेक्चर में चौथा जो क्वेश्चन है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर सवाल आपको देखने को मिल रहा है। स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट।
दूसरा है मेंबर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉय कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, और तीसरा है कैबिनेट इज हेडेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट। तो ये तीन स्टेटमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, और जैसे मैंने आपको बताया उस चीज को फॉलो करिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर दो स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, पूछा गया कौन इस चीज में करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है द चेयरमैन एंड द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। दूसरा है व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो वोटिंग राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अब पूछा गया है कि जैसे पहला स्टेटमेंट में आपको क्या बोला गया है कि जो राज्यसभा की जो चेयरपर्सन होते हैं और डिप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं वो उस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है व्हाइल द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैव नो राइट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो हाउस ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं दोनों, जैसे राज्यसभा लोकसभा, उसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं होता प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लेने का, जबकि उनको राइट होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेने का। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ होते हैं हमारे, जैसे कि पहले स्टेटमेंट से तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसको रिमूवल कैसे हो सकता है, और उनमें क्या क्या पावर्स होती हैं और क्या क्या एक्सेप्शन होती है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन से ये पता चलता है, दूसरे स्टेटमेंट से, कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और जो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है कैसा होता है, तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। खासकर उसमें एक्सेप्शन की बातें आपको जरूर पता होनी चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट विल फॉलो इफ मनी बिल इज सब्सटेंशियल अमेंडेड बाय द राज्यसभा। फिर से मनी बिल के ऊपर सवाल है और राज्यसभा के ऊपर सवाल है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। दूसरा है कि द लोकसभा कैन नॉट कंसीडर द बिल फर्दर। तीसरा है लोकसभा में सेंड द बिल टू द राज्यसभा फॉर रिकंसिडरेशन। और चौथा है पार्लियामेंट में कॉल ए जॉइंट सिटिंग फॉर द पासिंग द बिल। तो जब मनी बिल के ऊपर सवाल आता है तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि मनी बिल क्या होता है, इसके साथ साथ और भी फाइनेंस बिल क्या होता है, इसके प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग राज्यसभा की क्या पावर्स हैं, लोकसभा की क्या पावर्स हैं, ज्वाइंट सिटिंग कब बुलाया जाता है, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन द लोकसभा ओनली। दूसरा है कि इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट आल्सो रिक्वायर्स टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है उसके ऊपर सवाल है। तो अमेंडमेंट के अंतर्गत क्या क्या हमारे जो प्रावधान है, अमेंडमेंट कौन से प्रावधान के अंतर्गत किस तरीके से किया जा सकता है, और उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं, लोकसभा में कब उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए या राज्यसभा में कब इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, क्या होती है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि द पार्लियामेंट कैन मेक एनी लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। यहाँ पर बोला गया है कि हमारे पार्लियामेंट है उसके पास जो पावर्स है उसके ऊपर ये सवाल है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज को अप्लाई करने के लिए उसके पास पार्लियामेंट के पास, संसद के पास क्या पावर है। यहाँ पर चार ऑप्शन है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल द स्टेट्स, दूसरा है विद द कंसेंट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स, तीसरा है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, और चौथा है विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। ये आपको सवाल है। तो पार्लियामेंट्स और स्टेट की पावर्स की जब बात है तो ये उसके ऊपर सवाल है, तो इस चीज पर अच्छे से समझ लीजिएगा आप। अगर 12 का क्वेश्चन चलते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया द पर्पस ऑफ एन एडजर्नमेंट मोशन इज। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आ रहा है एडजर्नमेंट, ठीक है, एडजर्नमेंट है, फिर इस तरीके से और भी बहुत सारे टर्म्स आते रहते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, फिर 0 आवर है, मैंने आपको सारी चीजें बताई, क्वेश्चन आवर है, कुछ भी टर्म आपको देखने को मिले जैसे प्रोरोग है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस चीज का अंतर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो एडजर्नमेंट मोशन लाने का क्या पर्पस होता है, फिर कट मोशन होता है, टोकन आपने सुना होगा, टोकन एक आता है आपको नाम बजट पास पेश करते वक्त, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। चार स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट टू अलाउ डिस्कशन ऑन ए डिफरेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस, दूसरा है टू लेट अपोजिशन मेंबर्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर्स, तीसरा है
to allow a reduction of a specific amount in demand for grant, और चौथा है to postpone the proceedings to check the inappropriate or violent behavior on the part of SEM members। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको तीन स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं। पहला है कि यूनियन टेरिटरीज आर नॉट रिप्रेजेंटेड इन द राज्यसभा। दूसरा है इट इज विद इन द परव्यू ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर टू adjudicate the election disputes। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा ओनली। आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें पूछा गया कौन से करेक्ट है इनकरेक्ट है। ठीक है, करेक्ट के ऊपर ये सवाल है, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट के ऊपर सवाल है। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा में किसका रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके ऊपर पहला स्टेटमेंट ये सवाल बनाता है। और इलेक्शन डिस्प्यूट से रिगार्डिंग किसके पास पावर है, ये सवाल है। और तीसरे में बोला गया है कि जो पार्लियामेंट के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं शामिल होती हैं, इसके ऊपर सवाल है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि कोई भी अगर चीज बोली जा रही है तो उसमें कौन कौन सी संस्थाएं शामिल है और उसमें किसकी क्या पावर है, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द लोकसभा स्पीकर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर लोकसभा स्पीकर के ऊपर सवाल है, पूछा गया है इसमें तीन स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि ही शी होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दूसरा है ही शी डिड नॉट बी ए मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ हिज हर इलेक्शन बट हैज टू बिकम ए मेंबर ऑफ द हाउस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ हिज हर इलेक्शन। और तीसरा स्टेटमेंट है कि ही if he she intends to resign the letter of his her resignation has to be addressed to the deputy speaker। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है लोकसभा के स्पीकर के ऊपर ये सवाल आपको स्टेटमेंट आपको तीनों देखने को मिल रहे हैं। ये सवाल ही लोकसभा स्पीकर के ऊपर है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि लोकसभा स्पीकर हो या राज्यसभा स्पीकर हो और चेयरपर्सन हो या फिर डिप्यूटी हो तो उसकी क्या प्रोविजंस है, क्या स्पीकर्स के पावर्स होती हैं और उनमें क्या सिमिलरिटीज वगैरह मैं बार बार आपसे बोल चुका हूँ। उसी चीज को यहाँ पर अप्लाई करके आप देख सकते हैं। ठीक है, वो कब मेंबर बन सकते हैं, कब उनका रिमूवल हो सकता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल पावर्स हैज बीन कन्फर्ड ऑन द राज्यसभा बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर बोला गया है राज्यसभा के ऊपर कौन कौन से स्पेशल पावर कन्फर्ड की गई है, इसके ऊपर ये सवाल है। पहला है to change the existing territory of a state and to change the name of a state। दूसरा है to pass a resolution empowering the parliament to make laws in the state list and to create one or more all India services। तीसरा है to amend the election procedure of the president and to determine the pension of the president after his her retirement। और चौथा है to determine the functions of the election commission and to determine the number of election commissioners। यहाँ पर बोला गया है राज्यसभा के पास क्या क्या स्पेशल पावर्स होती है, तो उसके ऊपर सवाल है। तो फिर से वही चीज है, आपको रिपीट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। पहला है प्लेसिंग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द पार्लियामेंट। दूसरा है विड्रॉल ऑफ मनीज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ओनली आफ्टर पासिंग द एप्रोप्रिएशन बिल। तीसरा है प्रोविजंस ऑफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स एंड वोट ऑन अकाउंट। और चौथा है ए पीरियडिक और एटलीस्ट ए मिड ईयर रिव्यू ऑफ प्रोग्राम ऑन द गवर्नमेंट अगेंस्ट माइक्रो इकोनॉमी फोरकास्ट एंड एक्सपेंडिचर बाय ए पार्लियामेंट्री बजट ऑफिस। और पांचवा है इंट्रोड्यूसिंग फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट। तो जो हमारी जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल होती है पब्लिक फाइनेंस के ऊपर वो कैसे होती है, इसके ऊपर सवाल है। तो इन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िएगा और ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसी क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो है ए डिalogue बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। बोला गया है कि लोकसभा और राज्यसभा में जब विभेद होता है, एक गतिरोध होता है, तो इसी बिल को लेके तो जॉइंट सिटिंग जो बुलाई जाती है वो कब बुलाई जाती है, किस केस में। पहला है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन, दूसरा है मनी बिल, तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। तो कब किसी चीज को बुलाया जाता है जॉइंट सिटिंग के मामले में ये बात की जा रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए कब जॉइंट सिटिंग बुलाया जा सकता है, कब नहीं बुलाया जा सकता है, और इन लेजिस्लेशन में क्या अंतर होता है, ऑर्डिनरी में, मनी बिल में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में, स्टैट्यूटरी बिल में क्या अंतर होता है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 2011 इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। 2011 क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। अब जब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमारे जब पैसा निकालने हो उसके लिए किसकी ऑथराइजेशन चाहिए। जैसे हमको इस क्वेश्चन से क्या पता चलेगा कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, उसके बाद कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्या होता है, कई सारे
फंड होते हैं, पब्लिक फंड क्या होता है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट्स या फंड, ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है, इनमें कैसे पैसा निकाला जाता है, कैसे निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। किसके अथॉरिटी से निकाला जा सकता है, कब निकाला जा सकता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 4 ऑप्शन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो है, ऑल रेवेन्यूज कनेक्टेड रिसीव्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीप्ट्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस आर क्रेडिटेड टू द। अब यहाँ पर देखिए, जो यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्सेस और दूसरे जो रिसिप्ट लेती हैं, वो जो ऑल रेवेन्यूज रिसीव की जाती है वो कहाँ जाता है। पहला स्टेटमेंट है कंटिजेंसी फंड में जाता है, या फिर पब्लिक अकाउंट में जाता है, या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, या फिर डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस फंड में जाता है। तो कौन सा जो फंड है किस चीज में जाता है, वो जो फंड है दूसरे से कैसे अलग है, और उसकी जो मुख्य तथ्य है वो आपको पता होने चाहिए। उनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या अंतर है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। When the annual यूनियन बजट इज नॉट पास बाय द लोकसभा। अब तीसरा क्वेश्चन बोला जा रहा है यूनियन बजट के ऊपर ये सवाल है, और जब लोकसभा से इसको पास नहीं किया जाता तो यहाँ पर क्या ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन है द बजट इज नोटिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन, द बजट इज रिफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशंस, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन, और चौथा द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेगुलेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो राज्यसभा जो लोकसभा है उसमें जब बिल पास नहीं हो जाता बजट वाला बिल, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका इफेक्ट पड़ता है, ये उसके ऊपर सवाल है। चौथा नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट, इसमें डिफरेंस पूछा गया है। मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी जो सिमिलर चीजें हैं उसमें क्या डिफरेंसेस है, उसमें क्या सिमिलरिटीज है, वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। उसके स्पेशल प्रोविजंस क्या है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द प्रोविजन ऑफ ए वोट ऑन अकाउंट इज यूज्ड बाय ए रेगुलर गवर्नमेंट व्हाइल एन इंटरिम बजट इज ए प्रोविजन यूज्ड बाय ए केयरटेकर गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट्स बजट व्हाइल एन इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीप्ट्स। आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर सवाल है। बिल्कुल आपको इसी में बिल्कुल मैंने आपको जैसे बताया कि वोट ऑन अकाउंट और इंटरिम बजट 2 टर्म है, और उसमें आपको क्या क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें अगर ध्यान रखने रखिएगा जो मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर में बताई, तो आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमने प्रीलिम्स के जो प्रीवियस क्वेश्चन वो तो डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ मेंस के क्वेश्चन है वो भी हमने डिस्कस करने शुरू कर दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को इतने पेशेंटली सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू।